1857 की क्रांति, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, इस क्रांति में पूरा एक संगठित विद्रोह हुआ था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। और इस क्रांति का कारण सैनिकों और आम जनता में शासन के प्रति असंतोष था, जो अलग अलग घटनाओं के जरिए पनपा था। इनके जो मुख्य कारण थे वो सैनिक असंतोष, आर्थिक कारण और धार्मिक और सामाजिक असंतोष। 1857 की क्रांति में जो महत्वपूर्ण एक कारण था वो था ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों को कम वेतन और भेदभाव का नजरिया। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों के मुकाबले में बहुत ही कम वेतन दिया जाता था, लेकिन काम बराबर का करते थे। इसके अलावा ईसाई धर्म के प्रचार और सुअर तथा गाय की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाने लगा था, जिसके कारण भारतीय सैनिकों में असंतोष बढ़ गया था। इसके आर्थिक कारणों में भारतीय उद्योगों और कृषि पर ब्रिटिश शासन ने बहुत ही ज्यादा कर लगा दिए थे, और इन करों की वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वह बहुत ही बुरी तरह प्रभावित थी। पारंपरिक हस्तशिल्प के जो उद्योग थे, जो एक समय पे बहुत ही फल फूल रहे थे, उनका पतन हो गया और भारत का किसान दयनीय स्थिति में पहुंच गए। इसका तीसरा मुख्य कारण था धार्मिक और सामाजिक असंतोष। भारत समाज में धर्म और सामाजिक मान्यताओं के प्रति ब्रिटिश अधिकारियों का रवैया बहुत ही अपमानजनक था, और इसी रवैये ने धीरे धीरे 1857 की क्रांति में एक उग्र रूप धारण कर लिया और लोगों ने इस क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1857 की क्रांति की जो प्रमुख घटनाएं थी वो थी 10 मई 1857 में मेरठ में इस विद्रोह की शुरुआत हुई, जहां पर सैनिकों ने अपने अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दी। इसके बाद विद्रोह दिल्ली, कानपुर, झांसी और अन्य स्थानों पर फैल गया। 11 मई 1857 में प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। यह विद्रोह बहुत ही जल्दी कानपुर, लखनऊ, झांसी और बिहार में फैल गया। 1857 के अंत तक अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया। बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया। 1857 की क्रांति भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। हालांकि यह सफल नहीं हो सका, लेकिन भारतीयों के मन में इस आंदोलन ने स्वतंत्रता की भावना जागृत कर दी। ब्रिटिश सरकार ने इसके बाद भारतीय प्रशासन में बहुत सारे बदलाव किए, जिनमें भारतीय सेना का पुनर्गठन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत शामिल था। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उपमहाद्वीप के सीधे शासन की जिम्मेवारी अपने हाथों में ले ली। इसके बाद की प्रमुख घटनाओं में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, और यह A.O. ह्यूम के नेतृत्व में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य भारतीयों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक सुधारों की मांग करना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे प्रमुख राजनीतिक संगठन बन गया। इसके उद्देश्य और प्रारंभिक कार्यक्रमों में राजनीतिक जागरूकता, संवैधानिक सुधार और राष्ट्रीय एकता की भावना।
कांग्रेस ने भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता फैलाने और ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के लिए अधिक अधिकारों की मांग करने का कार्य किया। कांग्रेस ने संवैधानिक सुधारों की मांग की और ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के अधिकार देने के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस ने विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोगों को एकजुट करने का कार्य किया। इसके प्रमुख नेताओं में दादा भाई नौरोजी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले, जो एक प्रमुख समाज सुधारक थे और कांग्रेस के बहुत उदारवादी नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, एक क्रांतिकारी नेता थे जो लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और जिन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। इसके प्रमुख अधिवेशनों में 1885 का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसमें प्रशासनिक सुधारों की मांग की गई। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जिसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने की एक योजना बनाई गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके माध्यम से भारतीय जनता ने एक मंच पर आकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। कांग्रेस ने राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया, जिसने अंततः भारतीय स्वतंत्रता की नींव रखी। बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन 1905। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया एक विवादास्पद निर्णय था। इसने बंगाल को दो हिस्सों में बांट लिया, पूर्वी बंगाल और असम तथा पश्चिम बंगाल। इसका उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विभाजन को बढ़ावा देना था। बंगाल विभाजन के खिलाफ ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका जो प्रमुख कारण थे वो था धार्मिक विभाजन। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देना था और दूसरा था राजनीतिक विभाजन। ब्रिटिश सरकार ने इस विभाजन को राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया, जिससे बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जा सके। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार करना था। भारतीयों को अपने स्वयं के उत्पादों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया और महत्वपूर्ण घटनाओं में विभिन्न सभाओं, रैलियों और प्रदर्शनियों के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया गया। भारतीयों ने विदेशी वस्त्रों को जलाकर अपना विरोध प्रकट किया और उद्देश्य आत्मनिर्भरता और स्वदेशी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देना था, क्योंकि अगर भारतीय स्वदेशी पर ही निर्भर रहने लगते तो यह ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर एक करारी चोट की तरह होता। अंग्रेज व्यापारी अपना सामान ब्रिटेन से लाकर यहां बेचते थे और उनके लिए यह मार्केट किसी सोने की खदान से कम नहीं थी और इसके विपरीत जो भारत के व्यापारी थे उन पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिए थे। बहुत से पारंपरिक उद्योग थे, उनको बंद करवा दिया गया और आर्थिक तंगी की वजह से वो नहीं दे पा रहे थे इतने ज़्यादा कर। तो अगर भारत के लोग स्वदेशी वस्तुओं पर ही निर्भर रहने लगते तो यह अंग्रेजी व्यवस्था के लिए एक बहुत ही करारी चोट होती और इतना जो मुनाफा अंग्रेज यहाँ से कमाकर बाहर ले जा रहे थे उसका एक कारण ये भी था कि वो एक व्यापारियों के माध्यम से भी जा रहा था। इसका परिणाम बंगाल विभाजन का रद्द होना, 1911 में बढ़ते विरोध और जन आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। राष्ट्रीय एकता, स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय समाज में एकता और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा दिया। इसने भारतीय उद्योगों और हस्तशिल्पों के पुनर्जागरण को प्रेरित किया।
मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ और इसकी स्थापना ढाका में हुई थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना था। और इसका कारण था मुस्लिम समुदाय की चिंताएं और एक अलग पहचान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों और भारतीय राजनीति में हिंदू प्रभुत्व के प्रति मुस्लिम समुदाय की चिंताओं के कारण मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग पहचान की मांग की और ब्रिटिश सरकार से उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आग्रह किया। और मुस्लिम लीग का उद्देश्य भी मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना था और इसी के लिए उन्होंने संकल्प लिया तथा मुसलमानों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए काम करना था। महत्वपूर्ण घटनाओं में 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ समझौता, जिसमें संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों और विधायी परिषदों में प्रतिनिधित्व के लिए सहमति बनी। 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव भी मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पारित किया गया, जिसमें एक अलग मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की गई। मुस्लिम लीग भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति बन गई और अंततः भारत के विभाजन और पाकिस्तान के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई। इसने भारतीय राजनीति में धार्मिक विभाजन को गहरा किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अलग दिशा दी। महात्मा गांधी और सत्याग्रह। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख नेता बने। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करते हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। उनके आंदोलनों में 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जिसमें महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिले में नील किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन किया था और यह उनका पहला सफल सत्याग्रह था। और इसके एक साल बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया गया, जिसमें किसानों के कर के लिए गुजरात के खेड़ा जिले में महात्मा गांधी ने आंदोलन किया और इस आंदोलन में भी उनको सफलता मिली थी। इसके अलावा महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाओं में असहयोग आंदोलन 1920 में, जिसमें लोगों ने सरकारी नौकरियों, स्कूलों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। नमक सत्याग्रह 1923 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के माध्यम से नमक कानून का उल्लंघन किया। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार से तुरंत भारत छोड़ने की मांग की गई। उनके सिद्धांत और योगदानों में सत्याग्रह महात्मा गांधी का मुख्य सिद्धांत था, जिसमें सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए अन्याय का विरोध करना शामिल था। और अहिंसा, गांधी जी ने अहिंसा को अपने आंदोलनों का आधार बनाया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख सिद्धांत बनाया। महात्मा गांधी के आंदोलनों ने दुनिया भर में प्रभाव डाला और भारतीय जनता में स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। गोलमेज सम्मेलन और भारतीय सरकार अधिनियम 1935। गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे और इन सम्मेलनों का जो उद्देश्य था वो भारत के नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था। पहला गोलमेज सम्मेलन जो निष्फल रहा था वो 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें किसी भी भारतीय नेता ने भाग नहीं लिया। लेकिन इसने ब्रिटिश सरकार ने इसमें भारत में प्रांतीय स्वशासन की दिशा में कदम बढ़ाने की घोषणा की। इसके एक साल बाद दूसरा सम्मेलन किया गया, जिसमें महात्मा गांधी, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, उन्होंने भाग लिया। लेकिन सहमति नहीं बन पाई और दूसरा जो सम्मेलन था वह भी असफल रहा। तीसरे सम्मेलन में महत्वपूर्ण
निर्णय लिया गया जो उससे 1 साल बाद 1932 में आयोजित हुआ। उसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसके बाद भारतीय सरकार अधिनियम 1935 आया और पूरे भारत के इतिहास में जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, सबसे व्यापक संवैधानिक सुधार हुए। इसके जो प्रमुख प्रावधान थे वो थे प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय विधानसभाएं स्थापित की गई और उनको स्वायत्तता दी गई, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की स्थापना की गई। दूसरा था संघीय संरचना। संघीय संरचना में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कि केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, जो कुछ हद तक देखा जाए तो आज भी कायम है। और तीसरा था संघीय विधानमंडल। इसमें द्विसदनीय संघीय विधानमंडल की स्थापना की गई, जिसमें फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स शामिल थे। इसका जो महत्व था, इस अधिनियम में भारतीय उपमहाद्वीप में स्वशासन की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रखा और 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान की संरचना का आधार बना और भारतीय संघीय ढांचे का विस्तार हुआ। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो का आह्वान किया। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन सरकार ने भारतीय नेताओं से बिना परामर्श किए भारत को युद्ध में झोंक दिया। और दूसरा था स्वतंत्रता की मांग। भारतीय जनता ने तत्काल स्वतंत्रता की मांग की और ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। और भारत छोड़ो आंदोलन की जो प्रमुख घटनाएं थी वो थी 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान, जिसे अभी अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है, वहां पे कांग्रेस अधिवेशन हुआ और भारत छोड़ो प्रस्ताव उसमें पारित किया गया। लेकिन जैसे ही प्रस्ताव पारित किया, अंग्रेज सरकार ने तुरंत गांधी जी और अन्य कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो क्रांति की चिंगारी थी वो पूरे देश में फैल गई। देश भर में हड़तालें, प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं हुई और भारत की जनता ने, जो अभी अंग्रेजों के अत्याचारों से पूरी तरह तंग आ चुके थे, उन्होंने सरकारी संस्थानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और ब्रिटिश अधिकारियों को बाहर कर दिया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने कड़े कदम उठाए और लाखों लोगों को गिरफ्तार किया, बहुत से स्थानों पर हिंसा भी हुई। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की जनता अब स्वतंत्रता के लिए अड़िग है। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम बड़ा आंदोलन साबित हुआ और इसने स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली। लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ ही भारत का विभाजन हुआ और दो नए देश भारत और पाकिस्तान बने। इसके बाद माउंटबेटन योजना 1947 में, जो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, उसने यह योजना प्रस्तुत की, जिसमें 2 स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव रखा। और विभाजन की प्रक्रिया के तहत पंजाब और बंगाल के प्रांतों को विभाजित किया गया। धार्मिक आधार पर विभाजन के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए और बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने स्वतंत्रता की घोषणा की और मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल बनाया गया। वहीं भारत में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा की गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। इसका जो परिणाम और प्रभाव थे उनमें सांप्रदायिक हिंसा हुई। विभाजन के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई और उसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई और करोड़ों लोग विस्थापित हुए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लंबी यात्रा समाप्त हुई और भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपना स्थान
प्राप्त किया। भारत की स्वतंत्रता और विभाजन भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में एक है। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पराकाष्ठा थी और भारतीयों के बलिदान और संघर्ष का परिणाम थी। 1857 से 1947 तक का कालखंड भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण था। इस दौरान भारत ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए एक लंबी और बहुत ही कठिन लड़ाई लड़ी। इस अवधि की घटनाएं न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दर्शाती है, बल्कि भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डालती है। ये घटनाएं भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत की नींव रखी गई।